हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस नेट एजुकेशन। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत से कैंडिडेट के मन में ये क्वेरी होती है कि मैम नेट के एग्ज़ाम के बारे में हमने सुना तो था, लेकिन ये एग्ज़ाम होता क्या है इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पता कि क्या इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन है, कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, किस प्रकार का इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। ये सब हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम के जानने से पहले, डिटेल में जानने से पहले, सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपको सुनाना चाहूँगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। कि जिसने अपनी राह संघर्ष, जिसने सोच लिया कि मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है, क्योंकि मुझे अपने सोसाइटी को ही नहीं, अपने देश को ही नहीं, बल्कि मैं संसार को बदलने की सोच रहा हूँ। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने अपनी रात रात भर अपनी पढ़ाई में मन लगाया, अपने गोल को पाने के लिए रात रात भर जागी है, वो सूर्य बनकर वही चमकता है। मतलब सूर्य की तरह उसी की पहचान होती है, वही चमकता है। आई होप आपको एक अंदर एक मोटिवेशन जो है आ गया होगा। लेकिन अब जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। नेट एग्ज़ाम नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि अगर आपको किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर आपको एलिजिबल होना है, तो आपके पास ये डिग्री होना बहुत ही कंपल्सरी है। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूजीसी। यूजीसी जो है इसको डायरेक्टली बोला जाता है यूजीसी ने। तो यूजीसी ने अथॉरिटी दे रखी है टेस्टिंग एजेंसी की कि आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए, जो कि इसको बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसको हम सीधा पढ़े कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि यूजीसी के अंडर में काम करती है, ये कंडक्ट कराती है नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जेआरएफ क्या होता है, हालांकि हम नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंसेस करेंगे आगे, तो इसके जेआरएफ के बारे में भी हम लोग डिटेल में मैं बता दूंगी। तो जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो आई होप आपको नेट के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि जो भी नेट एग्ज़ाम की प्रायोरिटी, मतलब सोचता है कि मुझे नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके मन में यही होता है कि मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है। तो इसमें यही होता है कि आप इंडिया की किसी भी, ये जो एग्ज़ाम होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। मतलब कि इंडिया में बहुत सभी जो स्टेट है, स्टेट में ये कंडक्ट होता है। और ये जो इसकी डिग्री होती है नेट की, वो नेशनल, आपके कहीं भी अगर आप कोई भी स्टेट में जाओगे तो वो वहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल रहेंगे। तो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे परमानेंट हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो और एडोक बेसिस पे हो, वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहाँ पर आप डिग्री बताओगे, आप वहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करोगे, आपका इंटरव्यू होगा, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मोस्टली जो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो नेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उनका यही रहता है कि हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। दूसरा ये होता है कि रिसर्च में, क्योंकि अगर 2020 के बाद, 23 के बाद में तो क्या हो गया कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वर्क करना है, तो आपको पीएचडी जो है कंपलसरी कर दी गई है। यूजीसी ने ये रूल निकाला है कि पीएचडी कंपलसरी करनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने नेट क्लियर किया है या फिर हम सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के, तो हमें पीएचडी करनी पड़ेगी। तो पीएचडी में क्या होती है, रिसर्च। तो जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप पीएचडी करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये भी रूल निकाला है कि आप पीएचडी करते हुए कहीं पे एज ए वर्क नहीं कर सकते। तो इसके लिए यूजीसी ने क्या कहा, यूजीसी ने कहा कि जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है 3 या 5 साल तक, आपको फेलोशिप, मतलब कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगी यूजीसी। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगी जब आपका क्या होगा, जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अब जेआरएफ कैसे क्वालिफाई होता है कि जब आप नेट क्वालिफाइड करते हो, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म फिलअप किया जाता है, तब हम उसमें दो चीज़ें फिल करते हैं, एक तो नेट एंड एक जेआरएफ। नेट एंड जेआरएफ की, जिसमें नेट की तरफ से क्या होती है, इसमें एग्ज़ाम में 2 रैंक बनती है। इसमें लोअर रैंक वालों को तो मिलता है नेट, एंड थोड़ा सा ज़्यादा रैंक, मतलब 5-7% का डिफरेंस होता है, तो वो ज़्यादा आ जाता है तो उसको मिल जाता है, उस कैंडिडेट को मिल जाता है जेआरएफ।
जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको 35,000 मंथली मिलती है प्लस HRA, मतलब कि 35,000 से 40,000 तक ये जो है, ये जो पेमेंट है वो महीने का आपको मिल जाता है जब आप PhD में एनरोलमेंट कर लेते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट की बात की जाए नेट की और JRF की, तो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ लॉन्ग आपके एलिजिबल रहेगा कि आप कहीं पे भी, चाहे अगर अभी आपने 2022 में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपका 2030, मतलब कि जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपका वो सर्टिफिकेट है वो यूज़फुल रहेगा। लेकिन JRF क्या होगा कि JRF आप कब यूज़फुल ले सकते हो कि अगर आपने 2022 में नेट क्वालिफाई JRF क्वालिफाइड किया तो आपको 2025 तक जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा PhD के लिए। 3 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपका JRF है जो काम में आ सकता है। 3 साल के बाद JRF का जो सर्टिफिकेट है वो वेस्ट चला, आपकी JRF है जो वेस्ट चली जाती है, तो आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा 3 साल के अंदर। जैसे ही PhD में एडमिशन लेते हो आपका JRF है, JRF का पेमेंट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। तो आपके ये 2 बेनिफिट आपको पता चल गया होगा कि नेट का क्या बेनिफिट है और JRF का क्या बेनिफिट है जब आप UGC नेट का एग्जाम देते हो। तीसरा ये बेनिफिट है, इसमें 10% लोग उधर जाते हैं जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टीचिंग नहीं होता है, जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है वो जॉब करें। तो PSU में जिसका भी एरिया, जिसका भी इंटरेस्ट होता है कि हम किसी भी सर्टिफाइड, मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी में, चाहे मिनी रत्न हो, चाहे नवरत्न हो, चाहे महारत्न हो, वहाँ बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं ओनली नेट क्वालिफाइड के लिए। वहाँ HR डिपार्टमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हो उस ईयर, तो उसी ईयर जो है PSUs की तरफ से वैकेंसीज निकलती हैं और आपको डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम के डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और डायरेक्ट आपको वहाँ पे हायर कर दिया जाता है। तो ये जो सर्विस है, ये जो जॉब है वो 10% लोग हैं इसके लिए जाते हैं। मैं मोस्टली तो 90% लोगों का इरादा यही होता है कि हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। 10% लोगों का इरादा होता है कि हम PSUs में वर्क करेंगे। तो आई होप आपको नेट के, UGC नेट के, JRF के आपको बेनिफिट जो है वो पता चल गए होंगे। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि मैम हमें इस एग्ज़ाम के बारे में पता तो चल गया कि क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं। अब बताओ कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। क्वालिफिकेशन के लिए आपको चाहिए 50, अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से हो तो PG में पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप नेट करना चाहते हो उस सब्जेक्ट्स में अगर आपके 55% मार्क्स बन रहे हैं तो आप उसमें नेट एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरी ओर अगर आप अदर कैटेगरी, चाहे OBC, SC, ST, MBC या किसी अदर कैटेगरी PWD कैटेगरी से हो, तो अगर आपके परसेंटेज 50% है PG में तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको वही एग्ज़ाम, मतलब कि आपको वही जो है 55% तो जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए है और 50% है OBC, SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब इसकी बात करें एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में नेट और JRF के लिए, दोनों के लिए एज क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो अगर नेट एग्ज़ाम की बात करें तो ये है, इसका जो एज क्राइटेरिया है कि ये जो आप पूरी लाइफ में, मतलब कि ओवर द लाइफ आप इसके कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आप इस एग्ज़ाम में कभी भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कि अगर आपकी एज 70 ईयर्स हो चुकी है, चाहे आप 50 ईयर्स के हो, चाहे आप कभी भी हो, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड बनना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हो, तब आप नेट एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन JRF के लिए क्या होता है, JRF के लिए एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया बना रखा है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए गवर्नमेंट ने, UGC ने एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो मेल, जनरल एंड EWS कैटेगरी के हो मेल, तो आपकी एज होनी चाहिए 31 ईयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी एज जो है 31 ईयर्स और आप जनरल कैटेगरी के मेल से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 31 ईयर्स जो है एज, मतलब कि आपके मैक्सिमम जो 31 ईयर्स अगर आपकी होगी तब तक आप JRF के लिए एलिजिबल हो। दूसरी ओर अगर आप बात करें जनरल फीमेल कैंडिडेट की, OBC, अदर जो भी कैटेगरी OBC, ST, SC, MBC,
PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको रिलैक्सेशन दे रखी है 5 ईयर्स की। तो आपको 36 ईयर्स आपका, अगर आपकी एज लिमिट है तो आप वहाँ पर JRF के लिए एलिजिबल हो। तो आप फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 30 ईयर्स माना गया। लेकिन मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 31 ईयर्स एज लिमिट कर दी गई है। और OBC, चाहे मेल कैंडिडेट OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनके लिए भी 36 ईयर्स जो एज लिमिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि PG स्टूडेंट, कि इसमें यह होता है कि मैम हमें ये तो पता है कि हमें नेट क्वालिफाई करना है, हमें क्वालिफिकेशन पता चल गई, हमें एज पता चल गई, लेकिन क्या मैं उस सब्जेक्ट में कर सकता हूँ कि जिसमें मेरा PG क्वालिफाइड नहीं है, जिसमें मैंने PG नहीं किया हो? तो इसका आंसर है नहीं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप नेट क्वालिफाइड कर रहे हो तो उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। सपोज़ कि अगर मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है और मैं मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाइड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे MBA करनी पड़ेगी। यही होता है कि अगर आप हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है सोशोलॉजी में तो आपको हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे PG स्टूडेंट्स हो, इसमें सब्जेक्ट और PG स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट का दोनों का मैंने साथ में बता दिया कि सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपका PG में। और PG स्टूडेंट सपोज ये सोचते हैं कि जो अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे MA प्रीवियस, MCOM प्रीवियस, MSc प्रीवियस या फाइनल में कैंडिडेट हैं, वो भी नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन उनको क्या है, उनको 2 साल के अंदर अंदर जो है, जब उनका नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो उससे 2 साल के अंदर अंदर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है? 55% और 50%। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई होप आपको PG स्टूडेंट और सब्जेक्ट का भी पता चल गया होगा। आपको उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसमें आपका PG हो रखा है। अब बात करते हैं इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम जो होता है वो ट्वाइस इन ए ईयर होता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून एंड दिसंबर में, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है और MCQ बेस्ड होता है। पहले जो एग्ज़ाम था 2018 से पहले ये जो CBSE कंडक्ट कराती थी, जो कि ऑफलाइन होता था, लेकिन अब NTA ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इसमें जो पेपर पैटर्न होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों जो पेपर का एग्ज़ाम होता है वो एक साथ ही होता है। मतलब कि मिनिमम टाइम आपको, मतलब कि आपको टाइम लिमिट दे रखी होती है दोनों पेपर की 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट जो सभी सब्जेक्ट, जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है वो 87, मतलब कि 87 जो सब्जेक्ट्स है उसमें कंडक्ट कराया जाता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन सिलेबस होता है, कॉमन यूनिट होते हैं 10 यूनिट्स में, 10 यूनिट्स इसमें होते हैं जो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, लेकिन पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें कर रखी है उसी में आपका जो होगा वो पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में जो, और दोनों पेपर मिला के आपके होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस एंड पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन, और जो मार्क्स होंगे 300 मार्क्स, मतलब कि ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड होगा 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और दोनों का पेपर का टाइम लिमिट दे रखी है 3 आवर्स जो है इसमें टाइम लिमिट दे रखी है। और इस एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ आपको। एक्सक्यूज मी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप उसको छोड़ के मत आइए। कहीं ना कहीं आपका तुक्का भी काम कर जाएगा और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं, हालांकि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में अभी तक UGC ने नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है। तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे से क्वालिफाई करके कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बात की जाए कि कट ऑफ की,
कट ऑफ जनरली सब्जेक्ट्स की कट ऑफ कितनी होती है नेट की, कि अगर आपके 50% है, अगर कॉमर्स की बात की जाए कि अगर आपके 50 to 55% तक आप लेकर आ जाते हो एज ए ओबीसी कैटेगरी, SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए 55% तक, तो आपको नेट मिल सकता है। और उससे 5-7% एक्स्ट्रा मिलते हैं तब आपको JRF मिलता है। तो ये मैंने कट ऑफ की भी बात की कि कट ऑफ आपको कहाँ तक ले जानी चाहिए। लेकिन आप हमेशा ये मान के चलो, जब भी UGC नेट की प्रिपरेशन करो एक्सक्यूज़ मी, जब भी UGC नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना सोचो, तो आप सिर्फ नेट को इम्पोर्टेंस मत दो। आप ये मान के चलो मुझे JRF चाहिए, मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिससे कि अगर आप JRF का मान के चलोगे तब तक आपको नेट मिलेगा। तो आई होप आप है ना अपने टारगेट्स हैं वो बड़े रखो, अपनी सोच बड़ी रखो और आप चाहो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ का लेवल है वो गेन करना है। तो आई होप आप आज मैंने आपको UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी, क्या एग्ज़ाम होता है, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, कौन कौन इस एग्ज़ाम में मतलब कि PG स्टूडेंट भी इसको एग्ज़ाम को एलिजिबल है या नहीं है, किस सब्जेक्ट में आप नेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कट ऑफ, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आई होप आपने भी सोच लिया होगा कि हाँ मुझे UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत ही UGC नेट रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ। थैंक यू।